बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से MCQ। देखिए, जितने भी बच्चे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज जो MCQs देखने वाले हैं, ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो जितने भी हम लोग MCQs देख चुके हैं उसका एक मिक्सचर है, ठीक है। इसका जितना हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आज हम लोग कम समय में देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी, बी पार्टनरशिप फॉर्म, सी कंपनी, डी नन ऑफ दिच। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी। देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को नहीं खोलता है, यानी कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका जो मेन उद्देश्य होता है ये होता है सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चलाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एनपीओ इज ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ए शेयर होल्डर्स, बी सोल प्रोप्राइटर, सी पार्टनर्स, डी सोसाइटी, ई नन ऑफ दिच। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा, सोसाइटी। देखिए, एनपीओ जो चलाए जाते हैं यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चलाए जाते हैं वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए चलाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैव ए प्रोप्राइटर्स, बी पार्टनर्स, सी नो ऑनर्स, डी नन ऑफ दिच। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी होगा, नो ऑनर्स। देखिए, क्या होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है मेंबर्स के द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, नो ऑनर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय ए इलेक्टेड मेंबर्स, बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सी सोल प्रोप्राइटर, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए होगा, इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा चलाए जाते हैं, ना कि सोल प्रोप्राइटर, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सरप्लस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स ए पार्टनर्स, बी शेयर होल्डर्स, सी मेंबर्स, डी नन ऑफ दिच। तो देखिए, सरप्लस जो होता है यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो सरप्लस निकलता है, तो सरप्लस का अमाउंट जो निकलेगा वो मेंबर्स में बटेगा या नहीं बटेगा, वही ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके बीच कोई भी सरप्लस का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जितने भी पार्टनरशिप आप देख लीजिए या जितने भी प्रॉफिट अर्न जिनका उद्देश्य होता है यानी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट करने का होता है, तो उनके जो प्रोप्राइटर होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं या ऑनर्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट बनाते हैं उसमें जो सरप्लस निकलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी रियल अकाउंट, डी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। तो रियल अकाउंट का जो नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो आता है उसको डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो भी रिसीव्ड करते हैं, ठीक है, जो भी कैश मिल रहा है वो आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो भी आप पेमेंट करते हैं उसको आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये वही नियम फॉलो करता है रियल अकाउंट का नियम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट कीजिए और जो जाता है उसको क्रेडिट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रिकॉर्ड रिसीट एंड पेमेंट ऑफ ए रेवेन्यू नेचर ओनली, बी कैपिटल नेचर ओनली, सी बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, डी कैपिटल रिसीट्स। तो देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप क्या करते हैं कि रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं उसमें, ठीक है। इसमें ये नहीं होता है कि अगर रेवेन्यू नेचर का अमाउंट है तो उसको हम रिसीट नहीं करेंगे या उसका ट्रांजैक्शन हम उसमें नहीं दिखाएंगे, उसको कैश से मतलब है, वो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बिगिंस विथ ए डेबिट बैलेंस, बी क्रेडिट बैलेंस, सी नो बैलेंस, डी नॉर्मल बैलेंस। तो देखिए, जब भी आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसका जो ओपनिंग स्टार्ट जो होता है वो डेबिट बैलेंस से होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर
ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, डी ओनली रेवेन्यू अकाउंट। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन ट्रेडिंग कहने का मतलब भाई ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनका प्रॉफिट जो है अर्न करना उद्देश्य नहीं होता है, तो वो क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली ट्रेडिंग, ओनली रेवेन्यू। तो ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब इज शोन ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ए लायबिलिटीज, बी एसेट्स, सी क्रेडिट, डी डेबिट। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कर रहे हैं आप, ठीक है, और वो भी एडवांस में कर रहे हैं। तो एडवांस कहने का मतलब आप नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी ले रहे हैं, तो अभी ले रहे हैं तो आपके लिए वो क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ए क्रेडिट, बी डेबिट, सी अपर, डी लोअर। देखिए क्या होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट साइड का अमाउंट कम है, तो क्या होता है, क्रेडिट साइड कहने का मतलब हम लोग इनकम वहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड में और एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड का अगर अमाउंट ज़्यादा होता है तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस निकलता है ना वो डेबिट साइड में आता है अमाउंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, डेबिट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ब्लैंक कंसर्न्स, ए नॉन ट्रेडिंग, बी ट्रेडिंग, सी पार्टनरशिप, डी सोल प्रोप्राइटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, नॉन ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब आर शोन इन ए बैलेंस शीट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डी रेवेन्यू अकाउंट। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, बैलेंस शीट। देखिए क्या होता है कि मेंबर्स क्या करते हैं कि पूरा पैसा यानी कि लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है वन टाइम पेमेंट होता है, तो एक बार में ही मेंबर्स क्या करते हैं कि फ़ी जमा कर देते हैं। ठीक है, तो उसका अमाउंट ज़्यादा होता है और वो कैपिटल नेचर का होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में हम लोग उसको रखते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ए रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द ब्लैंक साइड। ठीक है, ए क्रेडिट, बी डेबिट, सी अपर, डी लोअर। क्या होता है कि जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो रिसीट जो हम करते हैं वो डेबिट साइड में और पेमेंट जो लिखते हैं वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि पेमेंट का जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो किस साइड में करते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, क्रेडिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैंक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ए बेसिक, बी मेन, सी कैश, डी मर्केंटाइल। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, बेसिक। यानी कि हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाते हैं वो बेसिक सिस्टम के तहत अकाउंटिंग उसका करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ए डेबिट बैलेंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिनोट्स एक्सेस ऑफ ब्लैंक ओवर ब्लैंक, ए इनकम एक्सपेंडिचर, बी एसेट लायबिलिटीज, सी लायबिलिटीज एसेट्स, डी एक्सपेंडिचर इनकम्स। तो देखिए क्या होता है कि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट का बैलेंस, यानी डेबिट कहने का मतलब कि एक्सपेंडिचर हम लोग डेबिट में लिखते हैं और इनकम क्रेडिट में लिखते हैं। तो डेबिट में अगर अमाउंट ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट में जो बैलेंस होता है निकलता है वहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, एक्सपेंडिचर इनकम्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, एनी अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स एंडोमेंट फंड इज ए ब्लैंक रिसीट, ए ऑर्डिनरी, बी स्पेशल, सी रेवेन्यू, डी कैपिटल। तो देखिए एनी अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स एंडोमेंट फंड कहने का मतलब कि एंडोमेंट फंड के तरफ से कोई भी अमाउंट जो मिलता है वो कौन सा रिसीट होता है, ऑर्डिनरी होता है, स्पेशल होता है, रेवेन्यू होता है, कैपिटल होता है। तो देखिए एंडोमेंट फंड जो होता है वो होता क्या है, मान लिया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं और उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि कोई अदर पर्सन जो चैरिटेबल करना चाहता है, चैरिटी देता है, तो वो क्या करता है, डोनेशन के रूप में आपको कुछ पैसे देते हैं वो, और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि आप इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो और उससे जो भी इंटरेस्ट वगैरह जो भी मिलेंगे उससे क्या होगा, उस बिल का पेमेंट होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग एंडोमेंट फंड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ऑर्डिनरी रिसीट। तो ऐसे जो एंडोमेंट फंड के अमाउंट मिलते हैं उसको हम लोग ऑर्डिनरी रिसीट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट्स विल बी एडेड टू ब्लैंक फंड इन द बैलेंस शीट। ए इन्वेस्टमेंट फंड, बी बैंक फंड, सी जनरल फंड, डी स्पेशल फंड। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस विल फिगर इन द ब्लैंक। ए बैलेंस शीट, बी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डी रेवेन्यू अकाउंट। देखिए जब भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट एडवांस में रिसीव्ड होता है तो उसकी एंट्री हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेशल फंड मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम ए लास्ट फंड, बी स्पेशल फंड, सी एनुअल फंड, डी एंट्रेंस फी। तो देखिए क्या हो रहा है कि एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेशल फंड, अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और वो स्पेशल फंड से मतलब कि एक्सपेंस हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि जो भी अमाउंट डिडक्ट होंगे वो कहाँ से होंगे, स्पेशल फंड से ही होंगे। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, स्पेशल फंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, एनी रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर व्हेन ए सेपरेट फंड इज अवेलेबल विल बी ए डेबिटेड टू सेपरेट फंड, बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सी कैपिटल इशूड एंड सोन इन द बैलेंस शीट, डी क्रेडिटेड टू द सेपरेट फंड। तो देखिए क्या होता है कि कोई अगर सेपरेट फंड पहले से है और उससे जो एक्सपेंस हो रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डेबिटेड टू द सेपरेट फंड, तो सेपरेट फंड से ही अमाउंट डेबिट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, डेबिटेड टू द सेपरेट फंड। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ए कैश बुक, बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सी बैलेंस शीट, डी ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, यानी कहने का मतलब है कि कोई ओल्ड मटेरियल है ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ा हुआ और उसको वो सेल कर रहे हैं। तो देखिए सेल करते हैं तो सेल करने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसका जो अमाउंट आएगा वो रेवेन्यू नेचर का होगा। ठीक है, और रेवेन्यू नेचर का जो अमाउंट होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, सेल से रिलेटेड जो भी अमाउंट होते हैं उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और किस साइड में लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, इनकम के साइड में। ठीक है, यानी कि आपका जो ओल्ड मटेरियल से जो सेल आपने किया उससे जो इनकम हुआ उसको, इस इनकम को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखते हैं, जिसको हम लोग क्रेडिट साइड कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, द इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज टेकन फ्रॉम ए कैश बुक, बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सी कैश बुक एंड बैलेंस शीट, डी रेवेन्यू अकाउंट। तो देखिए क्या होता है कि जब भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है तो कैश बुक से इंफॉर्मेशन लेकर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट, डी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो देखिए क्या होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है बिल्कुल सेम होता है किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो बिल्कुल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होगा वो भी नॉमिनल अकाउंट हुआ। ठीक है, तो इसके जो नियम होते हैं, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो भी होगा, नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, डोनेशंस रिसीव्ड बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली ए रेवेन्यू रिसीट, बी कैपिटल रिसीट, सी कैपिटल एक्सपेंडिचर, डी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि डोनेशंस रिसीव्ड बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली ए, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, रेवेन्यू रिसीट। लेकिन देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डोनेशन अगर मिल रहा है, तो देखिए डोनेशन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि टू टाइप्स होते हैं डोनेशन के। एक तो जनरल डोनेशन होता है और दूसरा स्पेसिफाइड डोनेशन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं कर रहा है कि एक स्पेशल फंड के लिए दिया जा रहा है डोनेशन, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेसिफाइड काम के लिए दिया रहा है ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट मानेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, रेवेन्यू रिसीट। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्लैंक, ए कैश बुक, बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सी बैलेंस शीट, डी ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ओल्ड न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के पास तो उसको जो सेल करते हैं और सेल करने के बाद जो इनकम होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो किस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ कैश बुक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। तो देखिए बैलेंस शीट जो होता है उसमें एसेट लायबिलिटी होता है तो उसमें तो भाई करेंगे नहीं, और ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट जो है इसका हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, कैश बुक हुआ तो कैश बुक में हम लोग केवल रिसीट मतलब कि कैश रिसीट से रिलेटेड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और ये जो सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर है ये नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इनकम जो है क्रेडिट साइड में लिखते हैं और एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है,
तो इनकम के साइड में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन रिसिव्ड बाय ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर यूजुअली ए रेवेन्यू रिसिट, बी कैपिटल रिसिट, सी कैपिटल एक्सपेंडिचर, डी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, स्पेसिफिक डोनेशन रिसिव्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर यूजुअली, अगर कोई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और वो क्या कर रही है, स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव कर रही है। स्पेसिफिक डोनेशन करने का मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट रिसीव कर रही होगी, ठीक है, और ये जो अमाउंट होगा ये कैपिटल रिसिप्ट नेचर के तहत आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ ए क्रिकेट क्लब विल बी टेकन टू ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी फर्नीचर अकाउंट। देखिए, क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ ए क्रिकेट क्लब, कोई क्रिकेट क्लब है जिसमें अगर वो मतलब कि फर्नीचर को सेल कर रहा है तो जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे। तो देखिए, जो भी इनकम एंड गेंस होते हैं उसको हम लोग जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी ट्रेडिंग अकाउंट, सी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं वो क्या प्रिपेयर करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस तो करेंगे नहीं, ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करेंगे, इनसे कोई इनका रिलेशन नहीं होता है। ये करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट शोज ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बी कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, सी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डी प्रॉफिट ऑन सेल। तो देखिए, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या शोज करते हैं हम लोग, जो भी कैश मिलता है हमको वो हम लोग रिसीट करते हैं और जो भी कैश से पेमेंट होता है वो पेमेंट हम लोग शो करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स ए कैश इन हैंड, बी सरप्लस और डिफिशिएंसी, सी कैपिटल अकाउंट, डी रेवेन्यू अकाउंट। तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या शो करता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप जब बनाते हैं या तो वो डिफिशिएंसी शो करेगा या सरप्लस शो करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, सरप्लस और डिफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ ए रेवेन्यू नेचर ओनली, बी कैपिटल नेचर ओनली, सी बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, डी पर्सनल नेचर। तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर का अमाउंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, रेवेन्यू नेचर ओनली। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज ब्लैंक, ए एज एन इनकम, बी एन एसेट, ए लायबिलिटी, डी एन एक्सपेंस। देखिए, नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर आप इस ईयर में रिसीव करते हैं तो ये आपके लिए लायबिलिटी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए लायबिलिटी, सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, एडमिशन फी इनकम शुड बी ब्लैंक, ए कैपिटलाइज्ड, बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू, सी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू अनलेस द अमाउंट इज प्रीटी लार्ज, डी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। तो देखिए, क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है, एडमिशन फ़ी इनकम शुड बी, एडमिशन फ़ी से जो इनकम होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए, क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू अनलेस द अमाउंट इज प्रीटी लार्ज। अगर अमाउंट जो बड़ा अमाउंट होता है तो उसको हम लोग कैपिटल नेचर का मानते हैं, और छोटे नेचर का जो अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट होता है, उसको हम लोग रेवेन्यू मानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू अनलेस द अमाउंट इज प्रीटी लार्ज। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ए डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखिए, जब किसी मेंबर से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है, ठीक है, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी मेंबर से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है तो उसको हम लोग किस साइड में रखेंगे। तो देखिए, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाते हैं तो इनकम जो है क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस, A should be credited to income and expenditure account, B should be credited to separate account and shown in the balance sheet, C should be shown on the asset side, D should not be recorded at all। तो देखिए, डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस, अगर स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव्ड होता है तो ये जो अमाउंट होता है एक बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है।
तो ये जाहिर सी बात है कि बैलेंस शीट में जाएगा। और इस क्वेश्चन में देखिए कि इस ऑप्शन में देखिए कि बैलेंस शीट कहाँ लिखा हो, तो बैलेंस शीट जो है बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और बी ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है कि शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, बी होगा, शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट। एक सेपरेट अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाता है और उसके बाद उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसिप्ट दैट इज लायबिलिटी, बी रेवेन्यू रिसिप्ट दैट इज इनकम, सी एसेट, डी अर्न्ड इनकम। तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन, कोई स्कूल है और वो एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसको चंदा मिल रहा है। चंदा मिल रहा है तो एक ज़्यादा अमाउंट मिल रहा होगा, बड़ा अमाउंट मिल रहा होगा, ठीक है। तो बड़ा अमाउंट जब मिलता है तो उसको हम लोग किस नेचर में मानते हैं, कैपिटल रिसिट नेचर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ये होगा, कैपिटल रिसिट डेट इज लायबिलिटी, यानी कि कैपिटल रिसिट हम लोग इसको मानेंगे और इसकी जो एंट्री करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी शीट में साइड में करेंगे, कैपिटल फंड में इसको रखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, कैपिटल रिसिट। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फी रिसीव्ड बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इट इज रिसीव्ड रेगुलरली इज शोन इन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, डी सी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि एंट्रेंस फी रिसीव्ड बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रैकेट में दिया हुआ इफ इट इज रिसीव्ड रेगुलरली, अगर रेगुलर इनकम है ये, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि भाई ये रेकरिंग नेचर का और ये बार बार मतलब कि रिपीटेशन इसका होता है, तो ये रेवेन्यू अमाउंट कहलाता है, ठीक है। और रेवेन्यू अमाउंट जो होता है, रेवेन्यू इनकम जो होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, आउट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स which one is shown in the receipts and payments account, a outstanding salary, b depreciation, c life membership fees, d accrued subscription। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी कि जो क्वेश्चन में कह रहा है कि आउट ऑफ फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये नॉन कैश आइटम है, डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन नॉन कैश आइटम है। इसमें जो कैश आइटम है वो लाइफ मेंबरशिप फी मिल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ए सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, बी डोनेशन, सी एंट्रेंस फीस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो सोर्स ऑफ इनकम है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर यानी कि मेंबर से चंदा मिलता है, सही है। बी डोनेशन से भी इनको इनकम होते हैं, एंट्रेंस फीस से भी इनको इनकम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, Which of the following represent capital receipt? A life membership subscription, B donation, C subscription, D interest on investments। तो देखिए क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि which of the following represent capital receipt, capital receipt इसमें से कौन सा है, तो लाइफ मेंबरशिप फी सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी वो जो होता है ये वन टाइम पेमेंट होता है और ये कैपिटल नेचर का अमाउंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। देखिए बी में डोनेशन दिया हुआ है, लेकिन ये डोनेशन का ये नहीं पता है कि ये स्पेसिफाइड डोनेशन या जनरल डोनेशन है। सी में दिया है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये भी इसका भी अमाउंट कोई स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो मतलब कि नॉन कैश आइटम होता है और ये रेकरिंग नेचर का होता है और ये कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी, बी ए रेवेन्यू रिसिट, सी ए कैपिटल रिसिट, डी नन ऑफ दिच। तो देखिए जैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, लीगेसी देखिए होता क्या है, लीगेसी होता है वसीयत, ठीक है। वसीयत होता है या पैतृक संपत्ति होता है। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी है जो कि मतलब कि वसीयत जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे करना चाहता है, तो वो हो सकता है कि ज़्यादा अमाउंट मतलब कि कर सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कैपिटल रिसीट मानेंगे या रेवेन्यू रिसीट मानेंगे। तो अगर आप इसको रेवेन्यू रिसीट भी मानते हो तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ए कैपिटल रिसीट। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी कैश एक्सपेंसेस, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, कहने का मतलब यह है कि मतलब कि अनुदान राशि इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये वो अमाउंट होता है जो मतलब कि रेगुलर बेसिस के नेचर का होता है, ठीक है, रेगुलर नेचर का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन इज ए कैपिटल रिसिट, बी रेवेन्यू रिसिट, सी एसेट, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए स्पेसिफिक डोनेशन कहने का मतलब डोनेशन बाय टू टाइप्स के होते हैं, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन कहने का मतलब कि वो पहले से स्पेसिफाइड है कि इस चीज़ के लिए मैं आपको डोनेशन मतलब दे रहा हूँ, ठीक है। तो डोनेशन का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, उस हिसाब से इस अमाउंट मतलब इसका जो मतलब आंसर होगा ये कैपिटल रिसिट होगा, ये कैपिटल नेचर का अमाउंट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, कैपिटल रिसिट। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ए कैपिटल आइटम्स, बी रेवेन्यू आइटम्स, सी एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो रिकॉर्ड्स करते हैं, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो केवल और केवल रेवेन्यू आइटम के मतलब के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी रेवेन्यू आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए ऑब्लिक एन, ए इनकम, बी एसेट, सी लायबिलिटी, डी नन ऑफ दिच। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है वो एसेट होता है। आप याद रखिएगा कि जो सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस आपको मिलता है, एडवांस कहने का मतलब जो नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिल रहा है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी होता है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि बकाया है, वो आपके लिए एसेट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, एसेट। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, ऑल रिसीट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए जितने भी रिसीट ऑफ कैपिटल नेचर के होते हैं, ठीक है, जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है और कैपिटल नेचर का अमाउंट मिल रहा है, तो उसकी एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर आर शोन इन ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर कहने का मतलब है कि जितने अमाउंट आपको मिल रहे हैं सभी का नेचर क्या है, रेवेन्यू अमाउंट है। तो रेवेन्यू का जो अमाउंट होता है, रेवेन्यू नेचर का जो अमाउंट होता है, उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए स्कूल, बी हॉस्पिटल, सी क्लब, डी पार्टनरशिप फर्म। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए स्कूल जो होता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। हॉस्पिटल जो होता है वो भी मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और क्लब जो होता है वो भी मतलब कि एनपीओ के तहत आता है। तो इसमें पार्टनरशिप फर्म जो होता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। तो इनमें से कौन सा है जो इनकम नहीं है। ऑप्शन है, ए सब्सक्रिप्शन, बी डोनेशन, सी सेल ऑफ टिकट, डी एंडोमेंट फंड। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये डी होगा, एंडोमेंट फंड। देखिए सब्सक्रिप्शन जो होता है ये भी इनकम होता है, डोनेशन भी इनकम होता है, और सेल ऑफ टिकट, टिकट बेचने से जो सेल होते हैं वो भी इनकम होते हैं, ठीक है। एंडोमेंट फंड जो होता है वो कैपिटल रिसिट नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का होता है। तो इसका जो अमाउंट होता है वो मतलब कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाता है। कोई आदमी चैरिटेबल पर्सन है, वो मतलब कि देना चाह रहा है, तो स्पेशल पर्पस के लिए वो पैसा देता है और इस अमाउंट को कहीं और इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये कैपिटल नेचर का अमाउंट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, एंडोमेंट फंड।